ट्वेल्थ की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का तृतीय अध्याय। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जनसंचार के 4 माध्यमों में 3 माध्यमों को खुलकर एक्सप्लेन किया, उसकी सभी खूबियों और खामियों को बताया। हमने अपनी पिछली वीडियोस को बहुत ही खुलकर एक्सप्लेन किया है। पिछली वीडियोस से हमें विभिन्न माध्यमों के मतलब और इनके अर्थ का अच्छे से पता चला कि इनके माध्यम से जनसंचार करने में लेखन कार्य किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार सारा मैटर तैयार किया जाता है और किस तरह उसमें से गलतियों को निकाला जाता है, फिर प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली। दरअसल किसी भी तरह के लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। जैसे हमारे मैथ में फॉर्मूलेज होते हैं किसी हर सम को सॉल्व करने के लिए, ऐसे इन चारों संचार के साधनों का लेखन करने में कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। रेडियो और टीवी पत्रकारिता का भी नहीं, प्रयोगशीलता भाषा को भी समृद्ध करती है और माध्यम को भी। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी हैं। भाई हमारे जो देश में पढ़े लिखे लोगों से लेके गरीब अनपढ़ लोगों तक सभी तरह के लोग हैं। इन सभी लोगों की सूचना की ज़रूरतें पूरी करना ही, भाई इन लोगों तक सूचनाएं कैसे पहुँचे, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही रेडियो और टीवी का उद्देश्य है। भाई वो लोग रेडियो और टीवी को तो सुन और देख सकते हैं कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है, इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ आ सके। रेडियो और टीवी की भाषा ऐसी सिंपल भाषा होनी चाहिए जो सब लोगों को समझ आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर पर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी ना करना पड़े, कि हमें भाषा और गरिमा दोनों के साथ कोई समझौता ना करना पड़े। इस कारण हमारा यह दायित्व है कि आपसी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल हम रेडियो और टीवी समाचार में भी करें। भाई जिस तरह हम आपस में बातचीत करते हैं, भाई दुनिया में लोगों के साथ, अपने घर परिवार में, बाहर जाकर, उसी तरह का इस्तेमाल हमें रेडियो और टीवी पर समाचार के समय भी करनी चाहिए। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय है कि वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाए। वाक्य भाई जितने भी छोटे होंगे, सीधे होंगे, सरल भाषा का उसमें उपयोग किया गया होगा, तो वो भाषा समाचार के लिए उत्तम है। जब आप खुद किसी चीज को ठीक से समझ नहीं पाते तो उसे जटिल तरीके से लिखते हैं। जब हम किसी चीज को खुद नहीं समझ पाएंगे तो हम दूसरों को कैसे समझा पाएंगे उसको। इसलिए आप जब भी कोई खबर लिख रहे हो, पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश और उसके बाद सोचिए कि अगर आपको यह खबर अपने माता पिता, छोटी बहन और सहपाठी को बतानी होती तो कैसे बताते। भाई हमने कोई मैटर लिख लिया, कोई खबर है हमारे पास, न्यूज़ है, भाई जब तक हमें उसे खुद समझ नहीं आएगी, वो न्यूज़ कोई घटना हमें खुद समझ नहीं आएगी, तो वो हम अपने घर पर आके अपने माता पिता, भाई बहनों, सहपाठियों को कैसे बता पाएंगे। जब हमें ही उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है तो हम दूसरों को क्या देंगे। रेडियो और टीवी में आप कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ें। भाई रेडियो और टीवी में आप कितनी सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, इसका अगर हम चेक करते हैं तो इसका एक बहुत ही सरल तरीका है कि आप जो आपने लिखा है मैटर, उसे आप बोल बोल कर पढ़ें। लिखने के बाद आप पढ़ के देखें कि आपने कोई गलती तो नहीं की है इसके अंदर। इस प्रक्रिया में आपको स्वयं यह एहसास हो जाएगा कि भाषा में कितना प्रवाह है। उसे पढ़ने में समाचार वाचक, वाचिका या एंकर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी।
भाई मैंने जो स्क्रिप्ट लिख दी, मैंने जो न्यूज़ लिख दी है, उसे हमें खुद को, जिसने लिखा है उसको, पत्रकार ने, उसको स्वयं एक बार लिखने के बाद पढ़ना चाहिए कि उसको पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आई, उसका भाषा को बोलने का प्रभाव कैसा है, जिससे उसे पढ़ने में समाचार वाचक वाचिका या एंकर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। भाई हमने जो स्क्रिप्ट तैयार करी है उसको प्रेजेंट करने के लिए एंकर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या उसे सभी लोग आसानी से समझ तो जाएंगे। भाई जिन लोगों के सामने हम न्यूज़ को रखेंगे, श्रोता, उनको आसानी से हमारी बातें समझ तो आ जाएगी। रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। रेडियो हो या टीवी हो, दोनों में भाषा और शैली के स्तर पर बहुत ज़्यादा हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। भाई अखबार में तो हर शब्दों का, कई शब्द ऐसे हैं कि एकदम यूज़ हो जाते हैं, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है। जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, अधोहस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। भाई हम इन वर्ड्स का रेडियो और टीवी में प्रयोग नहीं कर सकते। इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है। भाई कई इस तरह के शब्द कई बार भ्रमित कर देते हैं, देखने वाले को, सुनने वाले को भ्रमित कर देते हैं। उदाहरण के लिए इस वाक्य पर गौर कीजिए। भाई इसमें चैप्टर में एक एग्जाम्पल देकर बताया गया है, इन अक्षरों को, इन वर्ड्स को, शब्दों को हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। न्यूज़पेपर में तो चल जाएगा इनका प्रयोग, पर टीवी और रेडियो पर नहीं चल सकता। पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। इसके बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। अब यहाँ पे देखो, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। अब द्वारा बीच में आ गया, ये एक्स्ट्रा वर्ड हुआ। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया। सिंपल सेंटेंस, छोटे और सरल भाषा में बनाए गए वाक्यों को हमें लेना चाहिए। इसी तरह ताकि लोगों को, श्रोताओं को जल्दी ही स्पष्ट हो जाए। इसी तरह तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और उनकी जगह और या लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामयिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। इनसे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है। मुहावरों का इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए। भाई विशेषण, भाषा के अंदर लिखने के लिए जो जरूरी वो है विशेषण, शब्द, उपमाएं आदि, इनसे बचना चाहिए। इनसे भाषा कई बार बोझिल हो जाती है, ताकि जिससे अगर हम भाषा के सभी चीज़ों को, एक एक चीज़ को हम अगर लेके चलेंगे तो उससे भाषा बोझिल हो जाएगी। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है। हम मुहावरे को जितना, लोकोक्तियों को जितना यूज़ करेंगे उससे भाषा प्रभावी बनती है, उससे आकर्षण ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक और जहाँ जरूरी हो वहीं होना चाहिए। भाई मुहावरों का प्रयोग वहीं होना चाहिए जहाँ जरूरी हो, ये नहीं कि हर लाइन में हमने मुहावरा डाल ही दिया, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करते हैं। फिर नहीं तो अगर हम बहुत सारे मुहावरे डाल देंगे तो वो भी भाषा के प्रवाह को बाधित करने लगेंगे। भाषा को साफ रखने के कुछ जाने पहचाने नुस्खे हैं। भाई जिससे भाषा साफ सुथरी बनी रहे उसके जाने पहचाने नुस्खे हैं। एक तो वाक्य छोटे छोटे हों, बहुत छोटे वाक्य होने चाहिए, सरल होने चाहिए। एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज हो। भाई हमने एक वाक्य कहा और उसको में एक ही बात कहनी चाहिए। जैसे मोहन ने खाना खाया, भाई हमने यही बताया है कि मोहन ने खाना खाया।
हमें इनको इसमें दो वाक्य नहीं जोड़ना चाहिए कि मोहन ने खाना खाया फिर वह चला गया। हमें वो अलग से लिखना पड़ेगा। मोहन ने खाना खाया, मोहन चला, फिर मोहन चला गया। दूसरी बात यह है कि शब्द प्रचलित हो और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने जाते हैं। यानी वैसे शब्द जो बोलचाल के करीब हो, उनमें विद्वता ना हो, बल्कि अपना सहज पड़ोस दिखाई पड़े। भाई इसमें बताया गया है कि उच्चारण सहजता से होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, वाक्यों के में तारतम्य एक तार बनी रहनी चाहिए, कुछ टूटता या छूटता हुआ ना लगे। भाई वाक्य ऐसे नहीं लगना चाहिए कि तोड़ तोड़ के बोला गया है या उसमें कुछ छूट गया है। इसमें सिंपल सिंपल वर्ड्स को, जैसे अब हम यह यूज़ करते क्रय विक्रय, कई लोगों को पता है क्रय विक्रय का मतलब, कईयों को नहीं पता, इसलिए हमने यह यूज़ करना चाहिए खरीद और बिक्री। तबादला, पंक्ति की जगह कतार यानी लाइन। यानी वैसे शब्द जो बोलचाल के करीब हो, यानी हम आपस में बोलचाल में यूज़ करते हों। अब हमारा आता है इंटरनेट। हमने प्रिंट पढ़ा यानी न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ा, रेडियो के बारे में पढ़ा, टेलीविज़न के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए कैसे जनसंचार का माध्यम किया जाता है। हम इसकी खूबियों को भी पढ़ेंगे और कमियों को भी पढ़ेंगे। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता। इंटरनेट कई तरह से हो सकता है कि इंटरनेट पत्रकारिता हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, साइबर भी हो सकता है और वेब भी हो सकता है। इसे आप कुछ भी कह लीजिए। भाई ये इंटरनेट के नाम है, इंटरनेट, ऑनलाइन, साइबर, वेब, ये सब इंटरनेट के नाम हैं। आप इसे चाहे जो कहें, नई पीढ़ी के लोग अब यह एक आदत सी बनती जा रही है। आप इसे चाहे कुछ भी कहें, किसी नाम से आप इसको बुला लें, पर नई पीढ़ी युवा लोगों की एक आदत सी बन गई है। जो लोग इंटरनेट से अभ्यस्त हैं या जिन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज पर छपे हुए न्यूज़पेपर, अखबार उतने ताज़ा और मनभावन नहीं लगते। उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लगती जा रही है। तो इसमें यह बताया गया है इस पैराग्राफ में कि आज के युवा वर्ग, जो नई पीढ़ी आई हुई है, उनको इंटरनेट की इतनी लत लग गई है कि वो 24 घंटे इंटरनेट पर ही लगे रहते हैं। वो अब कागज़ों पे छपे हुए शब्दों को पढ़ना, यानी अखबार को पढ़ना, टीवी को देखना या रेडियो को सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगता, मन को नहीं भाता है उनके। उन्हें हर घंटे 2 घंटे में अपने आप को ऑनलाइन अपडेट करना पड़ता है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। भाई भारत में जो है ना, कंप्यूटर सीखने वालों की कंप्यूटर शिक्षा बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हर साल करीब 50-55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। भाई आज पहले जो होता था वो किसी किसी के पास कंप्यूटर होते थे, पर आजकल हर एक के पास अपना पर्सनल कंप्यूटर होने लग गया है और पर्सनल इंटरनेट कनेक्शन होने लग गया है, जिससे 50-55% हर साल कनेक्शनों की संख्या बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में झुमरी तलैया से लेकर होनोलुलु तक की खबरें पढ़ सकते हैं। इसका यहाँ पर यह मतलब है कि आप इंटरनेट पर घर पर बैठे बैठे ही इंटरनेट के जरिए झुमरी तलैया से लेकर होनोलुलु तक की खबरें पढ़ सकते हैं। यानी देश विदेश की, एक देश से दूसरे विदेश तक की कहीं की भी खबरें 1 मिनट में जान सकते हैं। दुनिया भर की परिचर्चाओं में शरीक हो सकते हैं। भाई इंटरनेट के जरिए वो दुनिया भर में क्या चर्चा चल रही है, किस चीज़ पर बात चल रही है, सब में वो शरीक हो सकते हैं। लाइव सेशन वो चला सकते हैं। ऐसे लगता है कि वो भी वहाँ बैठे उस
चर्चा का हिस्सा है। और अखबारों की पुरानी फाइलें खंगाल सकते हैं। अब वो इंटरनेट के जरिए अखबार जितना पुराना आपको अखबार देखना है उसको वो खंगाल सकते हैं। अब उन्हें अखबारों को संभाल कर रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है। भाई सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, इंटरनेट सिर्फ एक टूल है, औजार है एक तरह का। अगर ये औजार टूट गया, खराब हो गया, गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया तो सब कुछ बंद हो जाएगा। आज की नई पीढ़ी इस तरह इस पे डिपेंड हो गई है कि अगर यह औजार उनसे छीन लिया जाए तो वो बिल्कुल बेकार है, जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई इस औजार को आप एक दूसरे के साथ इस्तेमाल, आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार व गंदगी फैलाने का भी जरिया है। भाई अब किसी चीज़ में की खूबियाँ होती है तो उसमें कमियाँ भी होती है। इंटरनेट की खूबी यह है कि सूचनाओं का आदान प्रदान बेहतरीन तरीके से हो जाता है। हम देश विदेश की खबरों को 1 मिनट में जान लेते हैं, पर इसके अंदर कमी भी है कि इसके जरिए अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलती ही जा रही है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप हैं। इंटरनेट पर भी पत्रकारिता के दो रूप है। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा रिपोर्टर। भाई पहले तो इंटरनेट का एक माध्यम है और दूसरा रिपोर्टर। अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। भाई दो रूप होते हैं। पहला तो इंटरनेट के माध्यम से खबरों को संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग करना। भाई हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, अपने मैसेज को दूसरी जगह पहुंचाते हैं। दूसरा हम ईमेल के जरिए भेजना, और ईमेल के जरिए हम समाचारों, खबरों के सत्यापन, भाई ये खबर सही है या गलत है, पुष्टिकरण करने के लिए, हर चीज़ का पुष्टिकरण करने के लिए ईमेल का प्रयोग करते हैं। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। भाई हमें किसी भी चीज़ को सर्च करना है, किसी चीज़ के बारे में हमें कुछ पता कर लगाना है, तो ये काम इंटरनेट के जरिए बहुत आसान हो गया है। टेलीविज़न या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए, जहां पहले ढेर सारी अखबारी कतरनों की फाइल को ढूंढना पड़ता था, वहीं आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के भीतर कोई भी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। भाई पहले कोई भी फिल्म या कोई स्क्रिप्ट बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए हमें अखबारों की कतरने को फाइलों में लगाना पड़ता था और फिर उन फाइलों को संभाल कर रखना पड़ता था। इम्पोर्टेंट बातों को काट के हम एक फाइल में लगा लेते थे, फिर उस फाइल को हमें संभाल के रखना पड़ता था। जब हमें यूज़ करनी होती थी तो फिर हमें उस फाइल को ढूंढना पड़ता था। लेकिन इंटरनेट के जरिए ये सारा काम बहुत आसान हो गया है। हम मिनटों में ही बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि को खोज लेते हैं। भाई चंद मिनटों में ही इंटरनेट से हम सारा काम आसानी से कर लेते हैं। एक जमाना था जब टेलीप्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे। आज स्थिति यह है कि 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। भाई एक जमाना जब था जब टेलीप्रिंटर होया करता था, जिसमें 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे, पर आज तो 1 मिनट में 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। इतनी तरक्की कर ली है साइंस ने। इंटरनेट पत्रकारिता एक माध्यम के तौर पर यह तो ही हुआ। इंटरनेट का इस्तेमाल जिसके फ़ायदे से शायद ही कोई इनकार करे। भाई इंटरनेट का जितना फ़ायदा हुआ है ना,
उसके फायदे को कोई नहीं नकार सकता। हर लोग उसके सराहना ही करते हैं, तरक्की हुई है देश में बहुत। लेकिन इसे इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। भाई इसे हम इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कह सकते। भाई इसको हम रेडियो, टेलीविज़न और अखबार के जगह नहीं यूज़ कर सकते। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। भाई हम अपनी खबरों को, लेखों को, चर्चाओं को, झलकियों को और डायरियों के जरिए यानी डायरी में नोट करते जाएं, उस अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं। भाई हम इंटरनेट में क्या करते हैं, अपनी एक एक चीज़ को, उसको एक डायरी बना रखा है और उसमें हम फीड कर देते हैं, तो यह दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। उसी को ही हम पत्रकारिता कहते हैं। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। भाई आज पूरा का पूरा न्यूज़पेपर हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, हम उसे इंटरनेट पर सेम एज इट इज़ देख सकते हैं, क्योंकि आज कई प्रकाशन समूहों ने अपने आप को इंटरनेट के से जोड़ लिया है। क्योंकि इंटरनेट का दौर चल गया है, तो उन्होंने अपने न्यूज़पेपर को भी उन्हीं से ही कंपनियों को से जोड़ दिया है। क्योंकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। तो यह एक अलग माध्यम है, तो अब इसके अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर बनाना और पत्रकारिता का तरीका भी अलग ही है। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। अब हम इसमें पढ़ेंगे इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। पहले हमने न्यूज़पेपर का पढ़ा, अब हम इंटरनेट के जरिए पत्रकारिता का इतिहास पढ़ेंगे। आइए अब एक नज़र विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास पर डालते हैं। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर चला 1993 से 2001 तक। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, इसलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबारों की उपस्थिति सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो। भाई जो इंटरनेट पत्रकारिता का स्वरूप और विकास जब हम डालते हैं ना, तो विश्व स्तर पर इंटरनेट के 3 दौर चल रहे थे। पहला दौर था 1982 से 1992 तक, जब इंटरनेट धरातल पर आया ही आया था, यानी इंटरनेट का जन्म हुआ था 1982 से 1992 के बीच में। भाई स्टार्टिंग हुई थी कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, और ये अखबारों की उपस्थिति सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो। बड़े बड़े प्रकाशन समूह थे ना, वो भी यही देख रहे थे कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। 1993 से 2001 तक उनका दूसरा दौर चला। फिर तीसरा दौर इंटरनेट पत्रकारिता का था 2002 से लेके अब तक, वो नॉन स्टॉप चल ही रहा है और आगे ही आगे तरक्की की है, उसने मुड़कर नहीं देखा। तब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोगों का दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। भाई पहला दौर और जो दूसरा दौर था ना, दूसरे दौर के बाद इंटरनेट ने फुल स्पीड पकड़ ली थी। पहले ये उसके जन्म का दौर था। इस दौर में तकनीक के स्तर पर इंटरनेट का जबरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML, हाइपरटेक्स्टेड मार्क्ड अप लैंग्वेज आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम के ब्राउज़र, वह औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं। भाई इस तरह के औजार यानी इस तरह की
इंटरनेट की पत्रकारिताएं आई, जिसमें हम विश्वव्यापी जाल में, यानी सारे विश्व की एक कुएं की तरह है, नदी की तरह है, उसमें गोते लगाए जा सकते हैं, यानी ज्ञान का वो भंडार है। इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज रफ्तार बना दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविजन समूह विश्व जाल में आए। भाई इस दौर में आके सभी बड़े अखबार, बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो अखबार के प्रकाशन थे और टेलीविजन थे, वो विश्व जाल में आए, यानी इंटरनेट के अंडर आ गए, प्राइवेट कंपनियों के अंडर आ गए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफ़ी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का तूफान आया, जिसे देखो वही इंटरनेट और .com को की बात करने लगा। लोग रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगे। भाई वहाँ पर लोग रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगे। इंटरनेट का दौर आ चुका था, इसलिए जितनी तेजी के साथ यह उफान आया था, उतनी ही तेजी के साथ इसका बुलबुला फूटा भी। भाई जितनी तेजी से उफान आया था ना, उतनी तेजी से उसका बुलबुला, यानी वह बैठ भी गया। सन 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। अमेरिका के अंदर ही खाली लोगों ने इंटरनेट की कंपनियों में काम करना शुरू कर दिया था, नौकरियां करी वहाँ पे। 1996 से 2002 के बीच में अमेरिका ने 5 लाख लोगों को नौकरी से हटा दिया। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज़्यादातर .com कंपनियां बंद हो गई। भाई एक तो उन्हें मटेरियल नहीं मिलता था, सामग्री नहीं मिलती थी कि क्या न्यूज़ वो अपडेट करे, क्या वो करे। पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में, भाई आधार भी आर्थिक सही नहीं थे, पूरे नहीं थे, इसलिए उन्हें कंपनियां अपनी बंद करनी पड़ी और लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन यह भी सही है, बड़े प्रकाशन समूहों ने इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाए रखा। बड़े प्रकाशन थे ना, उन्होंने इस दौर में भी अपने आप को न्यूज़पेपर छापने के लिए जमाए रखा। चूंकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग यह जानते थे कि और चाहे जो हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं, इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ और तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। वही 2002 के बाद इंटरनेट का बोलबाला शुरू हुआ और वो अब तक चलता ही आ रहा है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए। .com का तूफान आया, बुलबुले की तरह फूट भी गया। अतः वही टिके रह पाए तो जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती है। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और जी न्यूज़ प्रमुख है। भाई ये जो न्यूज़पेपर्स के नाम है, ये सब साइट भुगतान, इनमें से इंडिया टुडे जैसी साइट भुगतान के बाद भी देखी जा सकती है। ये जो साइटें हैं वो नियमित अपडेट होती रहती हैं, क्योंकि वो इंटरनेट पत्रकारिता बन चुकी हैं। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रिका कर रहा है तो वह rediff.com, इंडिया
फोलाइन व सीफी जैसी कुछ ही साइटें हैं। रिडीफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है और जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। भाई जो तहलका.com था ना, उसने पत्रकारिता वेबसाइट को में इतना तहलका मचाया कि सभी को अपने साथ मिला लिया। हिंदी नेट संसार। अब हिंदी की बात करें। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभात साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में ना होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। भाई इन सारे संस्करण को वेब से शुरू हुआ। ये सारे संस्करण इंटरनेट से जुड़ गए, पर इनमें से उनकी पर न्यूज़पेपर की कॉपी भी निकलती है और नेट पर भी आते हैं। पर प्रभात साक्षी नाम का जो न्यूज़पेपर है वो खाली प्रिंट नहीं होता, वो खाली इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। और बाकी सब न्यूज़पेपर प्रिंट होकर कॉपी भी निकलती है और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है। सबसे अच्छी साइट हिंदी की कौन सी है? बीबीसी। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। भाई यही बीबीसी जो साइट है वो इंटरनेट के मानदंडों, इंटरनेट ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं उसी हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफ़ी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नज़र आती थी। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं। यही नहीं है, कई सारे हिंदी नेस्ट सराय, कई सारी सराय ऐसी है जिन्होंने बहुत अच्छा काम कर रही हैं इससे इंटरनेट पत्रकारिताओं के द्वारा। और सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों में भी हिंदी अनुभाग शुरू किए गए हैं। भाई वहाँ पे भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होने लग गई है। अतः ये सब मिलकर हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है। भाई हिंदी की पत्रकारिता जो है ना अभी स्टार्ट हुई है, वो अभी अपने शैशव काल में ही है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। भाई हमारे पास कीबोर्ड ऐसा नहीं है कि हिंदी में पत्रकारिता को छापा जा सके। अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकॉर्न फ़ॉन्ट बनाए हैं। अभी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकॉर्न नाम का एक फ़ॉन्ट बनाया है, लेकिन यह भी खास लोकप्रिय नहीं हो पा रहा है। वो भी कोई लोकप्रिय नहीं हुआ है। हिंदी जगत जब तक हिंदी के बेलगाम फ़ॉन्ट संसार पर नियंत्रण नहीं लाएगा और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, तब तक यह समस्या बनी ही रहेगी। भाई जब तक हिंदी प्रचलित नहीं होगी और जब तक हिंदी का फ़ॉन्ट नहीं बनेगा, हिंदी को हम अपने इंटरनेट पत्रकारिता में नहीं ऐड कर सकते। हिंदी के न्यूज़पेपर को ऐसे ही छपना होगा, क्योंकि हमारे पास अभी फ़ॉन्ट की कमी है। इंग्लिश न्यूज़पेपर के फ़ॉन्ट तो हैं हम लोगों के पास, पर हिंदी के नहीं है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां उसे बनाने के लिए तैयारी कर रही है। तो इस तरह हमने चैप्टर को अच्छे से पूरा पढ़ा। हमने
जनसंचार के चारों माध्यमों को अच्छे से जाना और समझा कि किस तरह संचार के साधन हमें इधर पूरे जगत की न्यूज़ को हमें एक ही झटके में रेडियो के द्वारा, अखबारों के द्वारा, टेलीविज़न, इंटरनेट के जरिए हमें प्राप्त होती है। हमने जाना कि उनका लेखन कार्य किस तरह होता है, किस तरह उनका मोटिव होता है कि हमें न्यूज़ को एक सिंपल तरीके से, ताकि श्रोता, निम्न और निरक्षक श्रोता आसानी से समझ सके। अब हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। यह पाठ नाम से सुनने में बहुत ही सरल लगता है। हमें लगता है कि जितना सिंपल हमें लगता है उतना होता नहीं है। हमें सिर्फ नाम से पता है कि रेडियो, टेलीविज़न, अखबार और इंटरनेट किस तरह काम करते हैं। हमने बचपन से जो देखा है वही हमें पता है। आगे हमने इसका पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 भी समझा और पार्ट 3 में हमने चैप्टर को समाप्त किया। चैप्टर में इन सब से रिलेटेड बहुत कुछ है। सारी इन चारों चीज़ों भाई इन चारों पत्रकारिताओं के द्वारा समाज, जिससे हम न्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, इन चारों के माध्यमों के द्वारा इस चैप्टर में बहुत कुछ है भाई। तो चैप्टर की वीडियो को ध्यान से सुनिए और उसे समझिए, ताकि आगे इसके क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू करने में आसानी हो। हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस को, क्वेश्चन आंसर को और एमसीक्यू को लेकर आएंगे। आप हमारी वीडियोस आने का वेट कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू करने से पहले आप चैप्टर की वीडियो अच्छे से पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो ही चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियोस कैसे लगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको ईजिली मिल सके। आगे कौन से वीडियो आ रहे हैं तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।